दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 26वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था और हमने देखा था कि हम किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन नहीं कर सकते जब तक अपने को रेफरेंस ना पता हो, किसके रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो। मतलब आप किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते हो, आपको रेफरेंस लेवल को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में फिर आपको बताना होगा कि इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल है। तो रेफरेंस कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपके पास फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जनरली हम इंफिनिटी को रेफरेंस ले लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे हमारा 0 वोल्ट है और फिर 0 के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से अगर मैं r डिस्टेंस अवे पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा Q/4πε0 r। ये जो पोटेंशियल है ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है ये हमारा है VR माइनस V इंफिनिटी, VR माइनस V इंफिनिटी। इसकी जो वैल्यू होगी वो ये बनेगी Q/4πε0 r। और क्योंकि V इंफिनिटी को हम क्या लेके चलते हैं, इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं तो इसको आप 0 पुट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो जो VR है ये हमारा ये है, इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। लेकिन ये तब है जब आप इंफिनिटी पे 0 मानते हो, क्योंकि इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में आपने इस पोटेंशियल को डिफाइन किया है। ये कोई पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, पॉइंट को समझिए। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू, एब्सोल्यूट नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी है। इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। आप इस तरह से इसको डिफाइन कीजिए। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर केसेस में रेफरेंस हमारा इंफिनिटी पे होता है और वहां पे आप 0 वोल्ट मान लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट होगा, मतलब उसमें टोटल चार्ज इनफाइनाइट चार्ज होगा। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए जिसमें फाइनाइट चार्ज है ही नहीं, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में आप इंफिनिटी पे रेफरेंस नहीं ले पाओगे दोस्तों। ऐसे भी केसेस हम देखेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन लास्ट एपिसोड में मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूं जिसमें आपने एक और चीज पढ़ी थी, और वो क्या था? वो था हमारे पास हमने देखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है दैट इज -E.dl। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डीएल लेंथ चल रहे हो, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ है, ठीक है, और आप यहां से डीएल लेंथ इधर चल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल आ गया थीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां से आप यहां पे गए हो डीएल लेंथ चल के, तो आपको बताना है पोटेंशियल में कितना बदलाव आएगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ? -E.dl। इसका मतलब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप कितना चले हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चले हो dl cos थीटा, ठीक है, dl cos थीटा। तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल होगा यहां से यहां तक का, वो कितना आएगा? वो बनेगा -E dl cos थीटा। E का मैग्नीट्यूड इंटू dl का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, ये बनेगा मेरा चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था दोस्तों। यहां से हमने 2-3 चीजें और निकाली थी, 2-3 पॉइंट्स हमारे पास और आए थे। और वो क्या पॉइंट थे? अगर यही डीएल लेंथ थीटा एंगल पे ना होती, यही डीएल लेंथ ई की डायरेक्शन में होती, सोचिए इतनी ही लेंथ अगर मैं ई की डायरेक्शन में चलता इस तरफ, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल ज्यादा आता, बल्कि मैक्सिमम आता चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती अगर डीएल मेरा ई की डायरेक्शन में ही होता। तो अगर मैं डीएल लेंथ चलूं ई की डायरेक्शन में ही, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल बहुत ज्यादा आएगा, बल्कि मैक्सिमम आएगा। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का जो बदलाव है वो मैक्सिमम रेट से होता है। और क्योंकि यहां पे माइनस साइन है तो आप ये कह सकते हो पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है। इसी चीज को आप दूसरे सेंस में ये कह सकते हो कि जिस तरफ पोटेंशियल आपका मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है उधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता होगा।
यहां से आप ये कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने लास्ट एपिसोड में डिराइव करवाया था कि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं E.dl और मैं RA से RB तक जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में RA कोई लोकेशन है मेरी, वहां से RB तक जा रहा हूं मैं, तो ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस तरह से आप जो है इसको लिखोगे। अब आपको याद होगा हमने एक और थ्योरम पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट थ्योरम। अब वो ग्रेडियंट थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्केलर फील्ड है, मैं उसका ग्रेडियंट ले रहा हूं और डॉट डीएल कर रहा हूं, और मैं मान लीजिए कोई RA लोकेशन से RB लोकेशन पे जाता हूं। ये आपको मैंने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाई थी भाई। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा फील्ड एट लोकेशन B माइनस फील्ड एट लोकेशन A। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये है हमारी ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है, ये हमारी है ग्रेडियंट थ्योरम। तो आप जो है किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट है और उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, क्योंकि ग्रेडियंट लेने से वेक्टर बन जाएगा भाई, ठीक है, और उसको डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और फिर A से B के अंदर आप A से B तक चल रहे हो आप, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है। तो अगर मैं इस F की जगह पे पोटेंशियल ले लूं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल फील्ड को आप स्केलर फील्ड बोल सकते हो, क्योंकि और पोटेंशियल को मैं फील्ड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो आप, इसलिए पोटेंशियल को मैं एक फील्ड की तरह बोल रहा हूं और इसको मैं स्केलर फील्ड बोलूंगा। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूं और डॉट डीएल ले लूं, ठीक है, और मैं RA से RB तक जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा पोटेंशियल एट RB माइनस पोटेंशियल एट RA। आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो हमारी इसके बराबर है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट एपिसोड में भी देखा है, तो क्यों ना मैं इसको बराबर कर दूं माइनस E.dl के फ्रॉम RA टू RB, क्योंकि यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा है, यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये और ये बराबर होंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों को, इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास ही आएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, मतलब ये है कि आप जो है स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ले लोगे, स्केलर पोटेंशियल फील्ड का ग्रेडियंट ले लोगे। ये जो पोटेंशियल फील्ड है किसकी आई है? स्टैटिक चार्ज की वजह से आई है। इसका अगर आप ग्रेडियंट ले लोगे तो उस स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बन गई है हमारे पास। अच्छा, आपको याद होगा मैंने ग्रेडियंट का मतलब भी समझाया था। ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक वेक्टर होता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करता हूं, थोड़ा सा और याद दिलाता हूं आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी स्केलर फील्ड है, कोई भी मान लीजिए F मेरी कोई स्केलर फील्ड है और मैं उसका ग्रेडियंट ले रहा हूं, तो ये एक तो वेक्टर बनेगा। पहली बात तो जो आंसर निकल के आएगा वो वेक्टर आएगा। अब वेक्टर आएगा तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी भाई। ये जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की वो क्या सिग्निफाई कर रही है? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में F मेरा मैक्सिमम रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ F, ये कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ? इन विच डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ F इज that direction in which F is changing at maximum rate. At maximum rate. इसको समझिए, मतलब इसकी जो डायरेक्शन निकल के आई है ना, ये क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा इसके रेट ऑफ चेंज को।
कि किस रेट से एफ मेरा बदल रहा है, बल्कि आप ये बोलिए कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताएगा। और डायरेक्शन क्या बताएगी इसकी, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है ये उसको बताएगा। इस पॉइंट को समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का लेते हो तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किस रेट से चेंज हो रहा है एफ मेरा, वो बता जाएगा। और वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वो जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो अपने आप में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा। इसका मतलब ये अपने को बताएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बारे में। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ बता देगा। किस दिशा में हो रहा होगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, किस दिशा में एफ मेरा मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है, वो दिशा जो है वो इसकी डायरेक्शन से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें छुपी होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में एफ जो है वो मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है। और जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, किस रेट से जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो है क्या, कितना है वो, कितनी अमाउंट से वो चेंज हो रहा है, कितनी रेट से वो चेंज हो रहा है, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको रेट ऑफ चेंज का अमाउंट बता देगा कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो कितना हो रहा है। पॉइंट को समझिए, ग्रेडियंट से हमने ये चीज सीखी है ऑलरेडी। तो अब आइए यहां पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम जानते हैं कि वो माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ वी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। पॉइंट को समझिए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों तरफ अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं सिर्फ, तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों, क्योंकि माइनस साइन लग गया ना, ठीक है। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी स्टेटमेंट को समझना, बट देखो एक छोटी सी लाइन ने कितनी सारी चीजों को हमें समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट का मतलब पता है तो आपको इसका मतलब पता है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। ये वही चीज है जो आपने अभी भी पहले पढ़ी है। ये कह रहा है, ये जो रिलेशन है ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा, सिंपल। और जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीमेंट आएगा वो क्या होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, बस वो आपका ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब मैक्सिमम रेट से जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितना है, वो मैक्सिमम रेट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि ये हम कैसे इस चीज को लिख सकते हैं। अब एक और चीज सुनिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। इसका मतलब कर्ल हम जानते हैं, कर्ल ऑफ ई वो हम जानते हैं 0 होता है। अब अगर मैं ई की वैल्यू को अगर ये पुट कर दूं तो ये बनेगा कर्ल ऑफ माइनस ऑफ ग्रेड वी। ये आपका 0 होना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि ये ऑलवेज होता है तो ये भी आपका ऑलवेज होगा, और ये वैसे ही ऑलवेज 0 होता है। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस मुझे पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी 0। तो ये इसका मतलब ये ऑलवेज 0 है, ये बिल्कुल सही है, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है ये। अब पॉइंट को समझिए, कर्ल ऑफ ई 0 होगा, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो 0 होता है। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्केलर पोटेंशियल से ऐसे लिख सकता हूं भाई, ठीक है, ऐसे मैं डिनोट कर सकता हूं। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए फिर, और ये ऑलवेज ट्रू होती है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी 0, ये हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब ये उसको भी साथ साथ सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ये रिलेशन हमारे बड़े काम की है। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली ये रिलेशन आ गई है। अब इस रिलेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये रिलेशन हमें क्या बता रही है, ये रिलेशन हमें बता रही है कि जो स्केलर पोटेंशियल है, जो स्केलर फील्ड है, उससे आप वेक्टर फील्ड निकाल सकते हो। अब देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी फील्ड जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उससे आप डायरेक्शन वाला को चीज निकाल सकते हो, ऐसी वेक्टर फील्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है, जबकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे पॉसिबल है जी, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको भी जरा देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये, इसको भी जरा हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई, और वो ये पता चली है कि कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती हैं जहां पे
पोटेंशियल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो अगर आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो फिर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस रिलेशन से इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आपको सिर्फ ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए। अब ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको मैंने एक जनरलाइज तरीका बताया था कि कोई भी अगर मेरे पास स्केलर फील्ड है और मुझे उसका ग्रेडियंट लेना है तो आप क्या लिखोगे, 1/h1 del f by del u1 कैप प्लस 1/h2 del f by del u2 कैप प्लस 1/h3 del f by del u3 कैप। और u1 u2 u3 एंड h1 h2 h3 जो है वो आपके डिपेंडिंग ऑन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये स्केलर फील्ड दे रखी है उसके हिसाब से ये आपके बदलते रहेंगे। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट निकालोगे और उस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको अल्टीमेटली स्केलर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे आ जाए तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस रिलेशन से। ये बड़ी कमाल की रिलेशन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसके ऊपर हम थोड़ा से वर्कआउट करेंगे, इसको थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट इसको फिलहाल लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि अगर मैं स्मॉल लेंथ चल रहा हूं तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो आएगा -E.dl। ये हमारा आएगा चेंज इन पोटेंशियल स्मॉल लेंथ dl चलने पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्मॉल लेंथ अगर dl चल रहा हूं तो जो पोटेंशियल में बदलाव आएगा वो ये आएगा। अब इसका सहारा लेके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन का सहारा लेके यहीं से हमने बाकी चीजें भी निकाली है। यहीं से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड v। ठीक है, यहीं से तो डिराइव किया था ना आपने, तो आप कह सकते हो कि ये चीज और ये चीज सेम ही है। बट हम फिलहाल पहले इसका सहारा लेते हैं एक बार और कुछ डिफरेंट सिचुएशन में पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखते हैं पहले। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है। अब जरा देखिएगा, अब कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इस रिलेशन के ऊपर। ठीक है, मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग मानो या इंसुलेटिंग मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इसकी रेडियस है a। आपको बताना है पोटेंशियल कैसे बदलेगा r के हिसाब से। r मतलब r ओरिजिन से डिस्टेंस है। r की वैल्यू a से कम भी हो सकती है, मतलब r वाला पॉइंट अंदर भी हो सकता है, r वाला पॉइंट बाहर भी हो सकता है। आपको बताना है पोटेंशियल जो है वो r के साथ कैसे बदलेगा। r के साथ आपका जो पोटेंशियल है वो कैसे बदलेगा। ओह, तो ऑब्वियसली यहां पे फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे सरफेस के ऊपर वो फाइनाइट आएगा। तो आप इन्फिनिटी को क्या ले सकते हो, रेफरेंस मान सकते हो। तो इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में r डिस्टेंस अवे आपको पोटेंशियल बताना है। ये जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो इसको अपने को प्लॉट करना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले r की वैल्यू ग्रेटर देन a के लिए देखेंगे और एक r लेस देन a के लिए देखेंगे। तो कैसे देखोगे बताओ भाई, r की वैल्यू लेस देन a के लिए देखते हैं पहले। तो r की वैल्यू लेस देन a मतलब इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो गॉस लॉ लगा सकता हूं। ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो जीरो चार्ज एनक्लोज्ड है और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। ठीक है, चार्ज एनक्लोज ही जीरो आ गया और ये जो गॉसियन सरफेस है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म है। तो आप ये कह सकते हो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म है ना गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी। तो E.dl गॉस लॉ लगाओ ना यार, गॉस लॉ कहता है E.da क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज जीरो है मेरा। अच्छा, E की वैल्यू और dA की वैल्यू, E यहां पे हर पॉइंट पे कांस्टेंट है और उसकी जो डायरेक्शन होगी E की वो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन के साथ ही अलाइन करेगी। तो इसका मतलब यहां पे E.da में इसको सिंपल E.da लिख दूं क्योंकि E की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन में सेम मान रहा हूं या ऑपोजिट मान रहा हूं। ठीक है, तो या तो आप इसको E.da कर दो, डॉट प्रोडक्ट को हटा दो, या माइनस E.da कर दो और E को बाहर ले लो क्योंकि E कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा E.da
ई क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 0। अब डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रल तो 0 होगा नहीं भाई, ठीक है, डीए का क्लोज्ड इंटीग्रल 0 होगा नहीं। डीए का तो क्लोज्ड इंटीग्रल करो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ध्यान रखना, वेक्टर नहीं है, अब आपने डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिया है। ई की डायरेक्शन यहां पे इस सरफेस पे ई की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन आप सेम ले रहे हो, मान लो 1 मिनट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है, तो ई की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन 1 मिनट के लिए सेम मान लेता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। फिर तो सिंपल ई का मैग्नीट्यूड इनटू डीए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, और ई क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो ये बन गया। अब डीए को जो क्लोज इंटीग्रल करोगे वो तो 0 आएगा नहीं भाई, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि ई की वैल्यू ही क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब अंदर जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, अगर मैं आर की वैल्यू लेस देन ए ले लूं तो पॉइंट को समझिए कि कैसे हमने निकाला। अच्छा एक बात और बताता हूं, अगर मैं, अब जरा दिमाग लगाना, अगर मैं कोई वेक्टर एरिया लेता, डी ए वेक्टर, इस गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर अगर मैं लेता, स्मॉल एरिया वेक्टर, और उसका अगर मैं क्लोज्ड इंटीग्रल करता तो वो 0 आता। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड का क्लोज्ड इंटीग्रल ले रहा हूं तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब इसकी रेडियस है भाई, ठीक है, आर मानेंगे ये रेडियस है। तो अगर मैं इसका एरिया का मैग्नीट्यूड का क्लोज्ड इंटीग्रल करूंगा तो वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। बट अगर एरिया वेक्टर ले लिया मैंने और उसका मैं क्लोज्ड इंटीग्रल करूंगा तो 0 आएगा। अब आप सोचिए ऐसा क्यों, वेक्टर कैलकुलस में मैंने पढ़ा रखा है। लकीली आप यहां पे एरिया वेक्टर नहीं लिख रहे हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा और मैग्नीट्यूड बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 0 हुआ नहीं भाई, तो केवल ई फिर 0 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे अंदर वाले गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है। अब आइए बाहर वाले सरफेस पे, अब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए देखते हैं। अच्छा आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हो, आपको तो पोटेंशियल चाहिए ना, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो निकालेंगे भाई, ठीक है। तो एक बार समझिए कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए आर ग्रेटर देन ए के लिए देखते हैं। तो आर ग्रेटर देन ए के लिए गॉसियन सरफेस आप बाहर ले लो भाई, आर की वैल्यू जो है वो बाहर ले लो, बड़ा ले लो ए से। तो अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस लूंगा तो अगेन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म लिया है हमने, गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक लिया है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो एक तो कांस्टेंट होगी इस सरफेस पे, और डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ई डी ए को मैं क्या लिख दूं, सीधा सीधा ई का मैग्नीट्यूड इनटू डी ए का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं और क्लोज्ड इंटीग्रल कर देता हूं इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड क्या आएगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है चार्ज डेंसिटी, और ए रेडियस का सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस के, ठीक है। तो ये मेरा चार्ज एनक्लोज्ड आ गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, मैं वैक्यूम में मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहां से अगर मैं ई को बाहर ले लूं, क्योंकि ई मेरा कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लो तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई की वैल्यू जो निकलेगी दोस्तों वो बनेगी सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये बन गया सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करूंगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अगर मैं आर की वैल्यू 0 से लेके ए तक देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 आएगी। और ए से अगर मैं बाहर देखूंगा तो आर इक्वल टू ए पे देखो, पहले आर इक्वल टू ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू है। और उसके बाद जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर बढ़ेगा तो ये घटती चली जाएगी। तो ये जो है ये ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए, मुझे तो पोटेंशियल चाहिए ना यार, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा पोटेंशियल देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें पोटेंशियल निकालना है। मैं इसको लिख देता हूं सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही है ना भाई। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया आर के साथ, और आर की वैल्यू ए से बड़ी है। अब चलिए वापस चलते हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल को देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पोटेंशियल को निकालना चाहता हूं
और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, कुछ r रेडियस पे निकालना चाहता हूं, और r की वैल्यू a से बड़ी है, r की वैल्यू मैं a से बड़ी ले रहा हूं। सोचिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं मैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई बताइए। मुझे चाहिए r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए, तो अगर मुझे r पे पोटेंशियल निकालना होगा तो VR माइनस v इंफिनिटी करना पड़ेगा ना भाई, बोलो, क्योंकि इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो ना पोटेंशियल को, क्योंकि r पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो विद रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी माइनस ई डॉट dl इंफिनिटी टू r। इंफिनिटी से आप r पे आ रहे हो, इंफिनिटी से आप r पे आ रहे हो, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट r माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और r a से बड़ा है, ध्यान रखना भाई, r जो है a से बड़ा है। मैंने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया भाई, इसमें बोथ साइड क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो आप इंफिनिटी से कहां तक आ रहे हो, r तक आ रहे हो, तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा v एट इंफिनिटी, और r पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा v एट r। तो यहां पे जो निकल के आएगा वो तो ये निकल के आ जाएगा, और इधर जो है वो ये बनेगा। अब आप मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रेडियल डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेडियली आउटवर्ड है, और क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो तो डीएल क्या होता है, डीएल आपका होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल ये होता है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाल ही ली है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल होगी, तो ई की डायरेक्शन होगी सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो अगर मैं ई डॉट डीएल करूंगा तो केवल आर कैप वाला कंपोनेंट ही तो सर्वाइव करेगा, तो ये बन जाएगा v एट r माइनस v एट इंफिनिटी, इसको मैं जीरो ले लेता हूं, ठीक है, रेफरेंस मान लेता हूं भाई इसको, इंफिनिटी पे मैंने रेफरेंस मान लिया, माइनस इंफिनिटी से r, और ये बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, केवल यही बच जाएगा भाई। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई आर स्क्वायर बचा है, 1 और माइनस भी है भाई यहाँ पे, तो 1 बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस 1 बाई आर, और लिमिट ये पुट करनी है। तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरा पोटेंशियल आएगा दोस्तों आर डिस्टेंस पे, आर की वैल्यू ए से बड़ी है, आर की वैल्यू ए से बड़ी है। आर इक्वल टू ए पे देखो क्या बनेगा, आर इक्वल टू ए पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा आर इक्वल टू ए पे, और उसके बाद ये 1 अपॉन आर के साथ चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा पोटेंशियल चेंज होगा अगर आर की वैल्यू मैं ए से बड़ा ले लूं तो, और r इक्वल टू ए पे ये पोटेंशियल नजर आएगा आपको। अब आइए थोड़ा अंदर, अब r लेस देन ए के लिए देखते हैं, तो ये तो r ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए होगा। अब आइए r लेस देन ए के लिए, अब r लेस देन ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी जीरो है, तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो पुट करूं तो जरा देखो, सबसे पहले dv को लिखता हूं माइनस ई डॉट dl। अब क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है वो मेरा जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल मेरा जीरो है, पॉइंट को समझिए। इसका मतलब है मेरा पोटेंशियल में बदलाव नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो है तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसका मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल मेरा यहां पे रहेगा, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, आर की वैल्यू लेस देन ए के लिए एंड आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन मतलब कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही इसके अंदर भी होगा, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए भाई, पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे होगा वही इसके अंदर भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका जीरो है, सरफेस और इसके अंदर वाले पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही इसके अंदर भी पोटेंशियल है, ठीक है। और आप यहां पे देख सकते हो पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है। अब एक चीज और देखिए जरा, अब जरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो क्या पॉइंट है वो भी जरा देख लेते हैं। देखो, हमने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है dv दैट इज माइनस ई डॉट dl। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियल डायरेक्शन में है, ये r कैप है, तो इसका भी r कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट आएगा dl के, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं dv इज इक्वल टू माइनस ई dr। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी रेडियल डायरेक्शन में है और ये भी, इसका भी रेडियल कंपोनेंट ले लिया हमने, तो यही तो बनेगा। इस dr को मैं नीचे ले आता हूं, तो माइनस
dv बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए भाई, बोलिए, माइनस dv बाई डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है भाई, देख लो एक बार। तो डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये रेडियल है, दोनों तरफ आर कैप लगा दो भाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, तो यहां पे भी आर कैप लगा दो, यहां पे भी आर कैप लगा दो, दोनों तरफ आर कैप लगा दो। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आर कैप की तरफ, वो क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस डीवी बाई डी टी, या इसको मैं वेक्टर लगा देता हूं, तो जो वेक्टर फील्ड आएगी वो आएगी माइनस डीवी बाई डी आर आर कैप, आप इस तरह से कह सकते हो। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर और उसके आगे माइनस लगा दो, वही मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोस्तों तो यही आना चाहिए, चेक करके देख लो, यहां से यहां तक का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 आएगा। इसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक आपका जो पोटेंशियल है वो है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है। ठीक है भाई, सिग्मा ए स्क्वायर है भाई, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो था भाई पोटेंशियल। अब इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो माइनस सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस और भी लगाना है, तो फिर वो अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा। तो देखो सेम ही वैसा ही आ रहा है जो हमने पढ़ा था। तो यहां से आप इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच की जो रिलेशन है उसको पकड़िए, वो कैसी है। तो यहां से अब मैं और कई सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं, जरा देखिए कैसे। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको स्फेरिकल शेल वाला समझ आया, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल को देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है हमारा, डिफरेंट पॉइंट पे कैसे हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। जरा देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब एक और पॉइंट को जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरा जो पोटेंशियल है वो x में चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं और पोटेंशियल मेरा कुछ इस तरह से बदल रहा है। मान लीजिए ये मेरा पोटेंशियल में बदलाव को दिखा रहा है, x के साथ मेरा पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। यहां पे मेरा 0 वोल्ट है, यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4, ये मीटर्स में है भाई, और ये 10 वोल्ट है, ये मेरा -10 वोल्ट है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट जो है वो वोल्ट होती है भाई। ठीक है, अब चलिए, ये आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ ग्रेड V। अब क्योंकि V जो है केवल x का फंक्शन है, तो आप यहां से लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ग्रेडियंट लोगे तो ग्रेडियंट H1 H2 H3 वाले तरीके से करोगे, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 1 बन जाएगी, तो ये बनेगा माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ V आई कैप, ये माइनस बाहर रख देता हूं, डेल V बाई डेल Y J कैप प्लस डेल V बाई डेल Z K कैप, ये बनेगा। सही है। अब जरा देखिए यहां से अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल तो केवल x का फंक्शन है ना, तो ये तो आपके खत्म हो गए भाई, ये भी आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो बचा सिर्फ ये, तो इसका डेरिवेटिव लेना है बस आपको, तो डेरिवेटिव और उसके आगे माइनस भी लगा देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो x के डायरेक्शन में आएगी, जो आई कैप डायरेक्शन में आएगी, तो वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं दिखाना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x का फंक्शन ही आएगी, तो वो क्या होगी, इसका स्लोप निकाल दो और माइनस लगा दो, तो इसका स्लोप 10 है, dv बाई dx की वैल्यू 10 आएगी, लेकिन एक माइनस और लगा हुआ है तो -10 हो जाएगी, तो यहां से यहां तक -10 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये यूनिट होती है भाई। ठीक है, अच्छा फिर बताइए 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक इसका स्लोप -10 है, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ही तो होता है, तो इसका स्लोप -10 है और एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है तो +10 बन जाएगा, +10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और उसके बाद 3 से लेके 4 तक फिर से आपका माइनस हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये मेरा x है भाई। सही है, तो इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें डायरेक्शन जो आएगी वो आई कैप की तरफ आएगी, क्योंकि केवल x के साथ वेरी कर रही है, तो आई कैप डायरेक्शन आ जाएगी और ग्राफ उसका इस तरह का होगा, आई कैप डायरेक्शन में होगी और उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि 0 से लेके 1 के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी -10 आई कैप,
फिर बनेगी +10 i कैप और फिर आएगी -10 i कैप। ठीक है, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप जरा देखिए इस रिलेशन से कैसे आप चीजों को सोल्व कर सकते हो, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं अब आपके। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मैं यहां पे एक और बात बता सकता हूं आपको, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल भी 0 हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, बट वहां पे पोटेंशियल जो था वो कांस्टेंट भी तो हो सकता है। अगर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो जरूरी नहीं है वहां पे पोटेंशियल भी 0 होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लास्ट जो क्वेश्चन था स्फेरिकल शेल वाला, उसमें आपने यही तो देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल को निकालते हैं। और ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे रखा होता तो आप पोटेंशियल का ग्राफ भी निकाल लेते हैं। आप यहां से रिलेशन खोल लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन आ गई। अब इस आई कैप को हटा दो एक बार के लिए, dx को इधर ले आओ, ठीक है, और उससे आप पोटेंशियल को निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा देखिए, अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की है, 2x² i कैप प्लस yj कैप प्लस z² k कैप। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको दे रखा है एट 1,0,0 v इज इक्वल टू 10 वोल्ट। एक ना इस पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। फाइंड v एट 1,2,-1। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट की पोटेंशियल दे दिया, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। तो ये कैसे निकालोगे? क्या आप ये कह सकते हो कि dv इज इक्वल टू -E.dl, यहां पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई dv इज इक्वल टू -E.dl? जरा बताओ, क्या आप यहां से ये कह सकते हो? ये तभी है जब आपका E कैसा है, बताओ, कंजर्वेटिव है। E मेरा कंजर्वेटिव होगा तो बिल्कुल सही लिखा आपने, dv इज इक्वल टू -E.dl। ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो रिलेशन हमने निकाली है ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है। अगर E मेरी कंजर्वेटिव फील्ड है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो पहले तो चेक कर लो ना कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ये कंजर्वेटिव है भाई। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, आप चेक करके देख सकते हो। कर्ल जो है वो इसका 0 आएगा। ठीक है, इसका कर्ल मेरा 0 है, तो आप इवन चेक करके भी देख सकते हो। कर्ल ऑफ E जो है वो मेरा 0 आ रहा है, तो कर्ल ऑफ E मेरा 0 आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हो। जरा देखिए अब कैसे करोगे। E की वैल्यू ये है, dl की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ जरा। dl की वैल्यू बनेगी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, dl आ गया है। अब जरा देखिए, अगर मैं E डॉट dl करूंगा तो E डॉट dl की वैल्यू और माइनस के साथ, तो माइनस तो यूं का यूं आ जाएगा। E डॉट dl करोगे तो ये बन जाएगा 2x² dx प्लस y dy प्लस z² dz। ये आ गया भाई। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये तो क्या बन गया, ये बन गया मेरा dv। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जरा देखिए कैसे करेंगे। ये बन जाएगा -2x² dx और इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे ही माइनस y dy, इसको इंटीग्रेट करना है -z² dz और इधर dv मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग खोल दिया ना ऐसे। अब बताओ पोटेंशियल मेरा कहां से कहां तक बदल रहा है। पोटेंशियल यहां पे 10 था और यहां पे मुझे बताना है भाई पोटेंशियल v0 क्या होगा। ठीक है, इनिशियल में 10 से यहां पे जा रहा हूं ना, कौन से पॉइंट पे 10 है? इस पॉइंट पे। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है और यहां पे x की वैल्यू फिर से 1 है। 1 से 1 पे जा रहे हो। फिर बताइए y में 0 से 2 पे जा रहे हो और z में आप 0 से -1 पे जा रहे हो। इस तरह से करोगे भाई। ठीक है, यहां पे आप सीधा सीधा इस तरह लिख सकते हो। बोलिए, आप बोलोगे सर आपको
आपको पाथ नहीं देना चाहिए, यहां पे पाथ की जरूरत नहीं है ना। अगर ये वेरिएशन, ध्यान से देखिए, यहां पे y का फंक्शन है और y की टर्म में ही दे रखा है ये, ठीक है, y का फंक्शन है, y की टर्म में दे रखा है। दूसरी बात, यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, तो पाथ के इंडिपेंडेंट आएगा। वैसे भी जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, dv की वैल्यू जो आएगी वो पाथ के इंडिपेंडेंट आएगी। आप सीधा सीधा इसको सोल्व कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो आप बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहां तो ये तो 0 बनेगा, ये क्या बनेगा y²/2, तो ये बन जाएगा -2 बन जाएगा भाई, और ये क्या बन जाएगा -z³/3, और अपर लिमिट करोगे तो +1/3 आ जाएगा। एक बार देख लो भाई, = v0 - 10, तो यहां से आप v0 की वैल्यू निकाल सकते हो, 10 - 2 + 1/3, इतना वोल्ट मेरे पास आ जाएगा यहां पे। आप बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पाथ नहीं देना चाहिए था। इनकेस अगर पाथ दे भी देता तो भी आपको जरूरत नहीं थी पाथ की, क्योंकि पाथ की कब जरूरत पड़ती है, सोचिए यहां पे xy और होता, यहां पे ऐसे लिखा होता xy, तो उस केस में क्या करना होता बताओ, उस केस में आपको x को y की टर्म में लिखना होता, और x को y की टर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, आपको पाथ दिया होना चाहिए, पाथ के ऊपर देखो x की वैल्यू क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस चीज की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको पाथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी पाथ ले लो, आंसर जो है वो इतना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैसे हम रिलेट करेंगे, कैसे हम उससे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड कुछ हमने रिलेशंस कैलकुलेट की हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल की, ठीक है, तो उनको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम पोटेंशियल कैलकुलेशन के ऊपर कुछ और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।